हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक एक सिंगल पॉइंट अलॉन्ग विद डेरिवेशन बढ़िया से फिनिश करेंगे। आपको इस चैप्टर में बढ़िया फील आएगी। 30 मिनट में बेस्ट रिवीजन आपका हो जाएगा। इस चैप्टर के हैंड रिटन जो नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक होगी ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे फाइल सेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन करा के, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करा के किसी कॉइल या सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये फैराडे ने डिस्कवर करा ये चीज। ठीक, देखो जैसे ये फैराडे के पास एक बार मैग्नेट थी, उन्होंने सोलेनॉइड के पास में रखी बार मैग्नेट को ऐसे पास में मूव कराया, तो उन्होंने पाया कि इस सोलेनॉइड से के साथ जो गैल्वेनोमीटर अटैच था, इस गैल्वेनोमीटर में का जो कांटा है वो हिलने लगा, जहां से उनको पता पड़ा कि सोलेनॉइड में करंट जो है बना है। तो इसी को कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब आप बार मैग्नेट को इसके पास में लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, तो इस बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये कनेक्ट हो रही हैं। जब पास में आई तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेट पहले 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कनेक्ट हो रही थी, फिर 100 हुई, फिर 200 हुई, फिर 500 हुई। ठीक, इसका मतलब है कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी कॉइल या सोलेनॉइड से कनेक्ट होती हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से या मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन होने से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और इसी फेनोमेना को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी डिस्कवरी माइकल फैराडे ने की। अब इसके बाद माइकल फैराडे ने हमें दो मेन बातें समझाई जिनको हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो सबसे पहले फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम समझ लेते हैं। फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में यह कहा कि जब जब किसी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये चेंज होगा, तब तब उस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कॉइल के दोनों एंड्स ओपन है, क्या है ओपन, तो करंट तो नहीं फ्लो हो पाएगा, क्योंकि करंट के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है। तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ बोलते हैं। इसी बात को फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में समझाया। तो फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में यह कहा कि जब जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अच्छा ये तो फर्स्ट लॉ की बात होगी, तो फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में यह कहा कि जितनी जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी चीज को हम पढ़ते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहां पर हमने लिखा ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल फाई बाय डेल टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, यहां पर आ गया के, साथ में आया माइनस साइन। माइनस साइन बता रहा है इसके अपोजिंग नेचर को, है ना, अपोजिंग नेचर को माइनस साइन बता रहा है। क्या अपोज कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को। ठीक है, के है यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, ई इज इक्वल टू बचा माइनस डेल फाई बाय डेल टी। अगर बहुत छोटे से टाइम के लिए फ्लक्स चेंज हुआ है तो हमने लिखा टाइम टेंड्स टू जीरो, और यहां पे हमने लिख दिया माइनस डी फाई अपॉन डी टी। जब टाइम बहुत छोटा होता है तो डेल्टा को डी लिखा जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है लेंज लॉ। अभी बेसिकली फैराडे ने हमें यह तो बता दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट इंड्यूस होगा, लेकिन फैराडे ने उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन नहीं बताई थी, तो वो डायरेक्शन हमें बताई लेंज ने। तो लेंज का कहना यह था, देखो भाई साहब, आप किसी भी चीज के साथ कोई जबरदस्ती करेंगे तो उसको पसंद नहीं आएगी। तो हर चीज दुनिया में अपोज करेगी, मना करेगी कि आप उसके साथ कोई चेंज ना करें। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ भी है। तो जैसे ये कॉइल जो है, जब इस कॉइल के पास में मैग्नेटिक ये बार मैग्नेट आएगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी, है ना। तो ये कॉइल नहीं चाहती कि ज्यादा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़े या कम हो, चेंज ना हो। तो ये नॉर्थ पोल इसके पास में आ रहा है, तो ये कॉइल अपने अंदर कुछ इस प्रकार से करंट बनाएगी, क्योंकि कॉइल करंट बनाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो कॉइल अपने अंदर कुछ इस प्रकार से करंट बनाएगी कि उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करे। किसको रिपेल करे? नॉर्थ पोल को। तो नॉर्थ को रिपेल कौन कर सकता है? नॉर्थ। ठीक है, तो जब नॉर्थ पोल पास में आता है तो इसको नॉर्थ पोल बनाना होगा इसके नियरर एंड पे। ठीक, अब सोचो नॉर्थ पोल कैसे बनेगा? तो इसका सिंपल सा नियम है, जब भी किसी कॉइल में
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा, है ना। तो अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो गया तो इस साइड नॉर्थ पोल बना और यहां पर इसको रिपल्जन मिलेगी। क्लियर है। नाउ अगर मान लो कि ये जो बार मैग्नेट है ये इससे दूर जाती मतलब नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है, तो ये कॉइल ये चाहती है कि ना तो फ्लक्स बढ़े ना घटे, घटना भी नहीं है। हाँ, तो साउथ, ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इसको साउथ पोल बना के ये कॉइल इसको रोकना चाहती है। तो इसमें साउथ पोल इस साइड कब बनेगा, जब इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, है ना। तो जहां पे नॉर्थ पोल बनना होगा वहां एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, जहां साउथ पोल बनना है वहां क्लॉकवाइज करंट चाहिए। नॉर्थ आ रहा है तो उसको आने नहीं देना, जा रहा है तो उसको जाने नहीं देना। सेम रूल साउथ के लिए है। तो ये होता है लेंज लॉ। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको करवा के दिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास, जैसे ये मान लो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, ठीक। अभी क्या हो रहा है कि ये मेरे पास एक कॉइल है, मैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहा हूं, ठीक। तो बताना है कि इसके अंदर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, बताओ जरा किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो आप देखो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। देखो जब मैं इसको बाहर निकाल रहा हूं ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसके साथ घट रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू घट रही है। तो कॉइल में करंट ऐसे वो होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को, घटते हुए फ्लक्स को सपोर्ट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी अंदर है ना, अंदर की साइड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराओ, थंब अंदर की साइड तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की साइड। तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड और बनी, तो उसने घटते हुए फ्लक्स को क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया। मान के चलो कि इसको अंदर की साइड पुश करा जा रहा है तो फ्लक्स अभी बढ़ रहा है, अब बढ़ते हुए फ्लक्स को क्या करना है, अपोज करना है। तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना अंदर की ओर, तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने से, ठीक है। बस ये लेंज लॉ पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देना, घट रहा है तो घटने नहीं देना। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन या कहूं हेडिंग जो हमें मिल रही है दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में लेकर के आते हैं तो एक्चुअल में उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट चार्जेस भी मोशन में आ जाते हैं। और जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में आता है तो उस पर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि लेट्स से जैसे ये कंडक्टर इस साइड आ रहा है, इसकी वेलोसिटी इस साइड, तो चार्ज भी इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज भी इस साइड मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा ऊपर की साइड, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर कलेक्ट हो गए तो नेगेटिव चार्ज नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इस चार्ज पे आप देख रहे हो ये जो चार्ज है इस पे ऊपर की साइड क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और नीचे की साइड ये पॉजिटिव को रिपेल करता है तो इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा नीचे की साइड। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि यहां पर जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ना तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा। तो ऐसी स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, कि भाई जितना इस पे चार्ज आना था वो आ चुका है। क्लियर। तो आप ये देख रहे हो कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया या नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। इसके कारण से हमने क्या देखा कि यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव बन गया तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। मतलब हम बोलेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस ओपन सर्किट में क्या कहलाता है, ईएमएफ। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर ईएमएफ डेवलप हो गया। और ईएमएफ कैसे डेवलप हुआ, इस जो है कंडक्टर को मोशन कराने से। क्लियर। तो इसको हमने बोला मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए हमने पाया कि इक्विलिब्रियम स्टेट में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, तभी ये पॉजिटिव चार्ज ना तो अब ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। जो फाइनल चार्ज जितना आना था उतना आ चुका है। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है चार्ज पे, QE। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, QVB sin थीटा। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा sin 90, तो कैपिटल E इज इक्वल टू आ गया VB, क्योंकि Q से Q कट गया। कैपिटल E को हमने बोला V अपॉन L, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। वो हमने लिखा, ओनली मैग्नीट्यूड हमें कंसीडर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ लिखा, ये जो V है वो वेलोसिटी को बता रहा है। तो कैपिटल V की जो वैल्यू आ गई वो आ गई BLV, ठीक। इसके बाद ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF ही होता है, इसलिए हमने E इज इक्वल टू क्या लिख दिया, BLV। इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर
इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन इन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। अभी देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक सोलेनोइड है। अब इस सोलेनोइड में जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने से बनती है मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या होगा, जैसे मान के चलो ये पहले इसमें क्या होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड से जाकर कनेक्ट होगी। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि खुद के करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी उसको खुद का ही सोलेनोइड अपोज करेगा, क्योंकि होता क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने देना कोई नहीं चाहता, चाहे वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो या फिर दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए खुद सोलेनोइड के अंदर ही ऑपोजिट करंट बन जाता है ना। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, फ्लक्स ना तो बढ़ना चाहिए और ना घटना चाहिए। तो जब करंट की वैल्यू बढ़ती है, जब करंट की वैल्यू बढ़ती है तो फ्लक्स बढ़ता है। तो ऐसे कंडीशन में जो करंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा मेन करंट के। लेकिन जब करंट की वैल्यू घटती है ना, जैसे हम सर्किट को सडनली ऑफ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फ्लक्स डिक्रीज होगा। और सेल्फ इंडक्शन के कारण इसमें घटते हुए करंट को सपोर्ट करना है, तो फिर सेम डायरेक्शन में करंट बनेगा मेन करंट के, है ना। इसीलिए हमें सडन स्पार्क वगैरह जो है देखने को मिलती है सर्किट ब्रेक होने पर, और उसका जो कारण है वो है सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड में कितना सेल्फ इंडक्शन होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए देखो पहले मैं आपको बता दूं सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है, सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है L, और इसका फॉर्मूला होता है phi अपॉन I। phi क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, I क्या है, इस सोलेनोइड में करंट। ठीक है, देखो सबसे पहले ये मेरे पास एक सोलेनोइड हो गया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I। इस सोलेनोइड की लेंथ है L और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है A। इसके अंदर हम बात करें 1 सेंटीमीटर में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसको हमने बोला टर्न डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी कैपिटल N, जिसकी वैल्यू होगी n इंटू एल। स्मॉल n की अगर वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो हम कैपिटल N बाय L लिख लेंगे। अब देखो, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, L इज इक्वल टू phi अपॉन I, तो इसके लिए हमें phi की जरूरत पड़ेगी। तो हमने पहले phi निकाल लिया। phi का फॉर्मूला कैपिटल N B A। n की जगह हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जगह लिखा n इंटू एल। बी क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, सोलेनोइड। तो इसकी जगह हमने लिखा म्यू नॉट एन आई, और ए की जगह हमने लिखा ए। तो इस प्रकार से जो फ्लक्स का फॉर्मूला बना दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर आई एल ए। अब इसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने पाई अपॉन आई करा, तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये बचा। अब स्मॉल एन की जगह हम कैपिटल एन बाय एल लिख सकते हैं। तो कैपिटल एन बाय एल लिखेंगे तो हमारे पास ये देख रहे हो ये बचेगा, यहां से एल स्क्वायर से एल कैंसिल हो जाएगा, और सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये आ गया। तो यहां पर हमें ये देखने को मिला कि सेल्फ इंडक्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड। मतलब सोलेनोइड की लेंथ जितनी बढ़ती चली जाएगी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ही घटती चली जाएगी, है ना। अगर आपने इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्ट कर दी, जैसे कि आप यहां पर म्यू आर का फिर इंटू कर सकते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्ट कर दी तो फिर जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फेनोमेना है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास एक सोलेनोइड है, इसके पास में कहीं दूसरी सोलेनोइड रखी है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके अंदर क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जाकर के इसके पास वाली कॉइल से भी कनेक्ट होगी, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और इसको अपोज करने के लिए ये दूसरी वाली जो सोलेनोइड है उसमें भी करंट जो है बनने लग जाएगा। और जब इसमें करंट बनेगा तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना है, तो भाई इंडक्शन प्रोसेस है। लेकिन पास वाली मैग्नेट कॉइल से बना है ना, खुद की कॉइल से तो इंडक्शन नहीं हुआ, किसी और कॉइल से इंडक्शन हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो गया, आप देखो कि म्यूचुअल इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ये देखो सेकंड कॉइल में जो म्यूचुअल इंडक्शन हुआ फर्स्ट के कारण उसको मैं लिखा M21। इसका फॉर्मूला है कि देखो सेकंड म्यूचुअल इंडक्शन हुआ है तो इसका मतलब है सेकंड का फ्लक्स चेंज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट के कारण अपॉन करंट किसका फ्लो हो रहा था, करंट इसका। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखा I1। अगर इसमें करंट बहुत ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बनेगी, इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला बन गया। M क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें डेरिवेशन करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड। देखो
ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझो, एकदम सिंपल है, बच्चों को दिक्कत आती है। ये मेरे पास दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड S1 है जिसमें करंट फ्लो रहा है I1, दूसरी सोलेनॉइड है S2 जिसमें करंट फ्लो रहा है I2। दोनों सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो सेम हमने कंसीडर कर ली L, और दोनों सोलेनॉइड का जो एरिया है वो भी हमने सेम कंसीडर कर लिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक में करंट फ्लो होगा तो दूसरे में जो इंडक्शन है वो होगा। इसी प्रोसेस को हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम दिया। क्लियर है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है M21 इज इक्वल टू φ2 अपॉन I1। ऐसे मान लो कि अगर दूसरी कॉइल के साथ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पहली कॉइल का करंट होगा ना, तो हमने अपॉन में लिखा I1। अब दूसरे के साथ फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हमने लिखा φ2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। M21 इज इक्वल टू, M21 का मतलब फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, नाउ अभी देखो φ2, जब फ्लक्स की हम बात करते हैं सब कुछ अपना होता है, बस मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की होती है क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, नाउ तो फ्लक्स का फॉर्मूला NBA, तो सेकंड में बात कर रहे हैं तो एरिया सेकंड, मतलब नंबर ऑफ टर्न सेकंड के, एरिया भी सेकंड का, बस मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की, तो हमने ऊपर लिखा B1 अपॉन में I1 चल ही रहा है। N2 की जगह हमने क्या लिखा? N2 इंटू स्मॉल l। ठीक है, N2 इंटू L2 लिखते हैं लेकिन लेंथ दोनों की सेम है। A2 की जगह हमने लिखा A। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? सोलेनॉइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेकंड में निकाल रहे हैं तो फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसके लिए ये बनेगा म्यू नॉट N1 I1। ठीक है, I1 से I1 कट गया तो यहां पर M21 का फॉर्मूला ये बचा। क्लियर है? ठीक, तो सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल फर्स्ट या सोलेनॉइड फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो सेम निकल के आएगा। तो चाहे आप M21 फाइंड करें चाहे M12 फाइंड करें, अगर हम इसी फॉर्मूले को कैपिटल N के टर्म्स में यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये कैसे हो जाएगा? स्मॉल n1 की जगह लिखेंगे कैपिटल N1 बाय L, N2 की जगह लिखेंगे कैपिटल N2 बाय L, तो यहां पर ये फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो दोनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर के कपलिंग कोएफिशिएंट होता है, अगर दो सोलेनॉइड एक दूसरे के ऊपर 100% ऐसे ओवरलैप करके रखी हुई हैं तो जो आइडियल केस में जो कपलिंग होगी वो 100% होगी, मतलब दोनों का 100% जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक रिलेशन होता है जो कि है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में। इस रिलेशन में आपको प्रूव करना होता है M इज इक्वल टू रूट L1 L2। ठीक है, अभी समझो कि यहां पर आपको ये प्रूव करना है, तो L1 की वैल्यू तो हमारे पास फिर से सेम दो सोलेनॉइड है, दोनों के अंदर जो लेंथ है वो L है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब देखो दोनों सोलेनॉइड इस तरीके से हैं तो करंट फ्लो होगा तो खुद के कारण दोनों में सेल्फ इंडक्टेंस बनेगी और एक दूसरे के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो वही रिलेशन हमें चाहिए। तो खुद के कारण जो फर्स्ट वाली सोलेनॉइड है उसमें सेल्फ इंडक्टेंस इतनी हुई, सेकंड वाली में सेल्फ इंडक्टेंस इतनी हुई। अगर हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अगर हमने इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड तो यहां पे देख रहे हो ये स्क्वायर रूट लग गया और यहां पे जो स्क्वायर लगे थे वो हट गए, तो हमने देखा रूट L1 L2 की वैल्यू क्या आई? कैपिटल M, जो कि कैपिटल M क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमने इस तरीके से बता दिया। आगे हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर। अभी देखो एसी जनरेटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। आप जानते हैं एसी जनरेटर का जो मेन प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है। मतलब जैसे आप ये कॉइल देख रहे हो और ये दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो यहां से यहां तक बन रही मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कॉइल ऐसे घूमेगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण से इसमें करंट बनेगा और जो करंट है वो आगे ये आप ये देख रहे हो ब्रशेस के थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाएगा। ऊपर लगी है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का काम ये होता है कि ये कॉइल के अंदर स्लिपिंग कॉन्टैक्ट में होती है, मतलब स्लिप रिंग इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नहीं घूमने देती कॉइल के संग में। ठीक है, आगे करंट जो है आपको मिल जाता है। नाउ इसका जो मेन प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो है, साथ में हमें ये जानना है कि इसमें कितना ईएमएफ और कितना करंट जो है प्रोड्यूस होता है। तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला है -d∅dt। फ्लक्स की जगह हम लिखते हैं NBA cos थीटा। ठीक है, जब एंगल 90 डिग्री होता है तो मैं थीटा की वैल्यू 90 पुट करूंगा, थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जनरली हमें यहाँ पर आपको 0 cos 0 मिलता है, इसलिए हम सिंपल NBA ले लेते हैं। अदरवाइज जो पूरा इसका फॉर्मूला वो क्या है? NBA cos थीटा। अभी आप समझो कि जब जो कॉइल जो घूम रही है अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो t टाइम में इतना ये डिस्प्लेस करती है, तो NBA cos थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं? NBA cos ओमेगा t। क्लियर है?
अभी यहां पर जो डी बाई डी टी आप देख रहे हो उसका मतलब डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल है तो हमने क्या करा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल हुआ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो जो आगे माइनस साइन लगा था वो कॉस का डिफरेंशियल होता है ना माइनस साइन ओमेगा टी, उससे ये पॉजिटिव में बन गया। तो हमने ये एन बी ओमेगा अलग कर लिया और साइन ओमेगा टी अलग कर लिया। इसको हमने देखा अगर साइन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो वो मैक्सिमम ईएमएफ वाले केस में होगी, तो बचेगा बस ये एन बी ओमेगा। तो इस यहां से हमने कंपेयर कर लिया कि एन बी ओमेगा को हम मैक्सिमम ईएमएफ बोल सकते हैं। तो ई नॉट कि ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, अगर इसको हमने क्या बोला मैक्सिमम ईएमएफ, तो ये आ गया। इसी प्रकार से जब मुझे करंट निकालना होगा तो ये बन जाएगा ई नॉट अपॉन आर, रेजिस्टेंस का डिवाइड करके करंट मिल जाता है तो आई नॉट अपॉन साइन ओमेगा टी आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकाल सकते हैं। क्या? इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो ईएमएफ बना है वो हम यहां से इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसमें होता क्या है, वर्किंग में सिंपल सी बात है, वर्किंग आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है एसी जनरेटर वाले में, लेकिन आप इसमें भी समझ लो। इसकी जो वर्किंग है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर बेस्ड है। वर्किंग इन द सेंस कि भाई करंट कैसे कैसे, करंट की डायरेक्शन जो बताई जाती है वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बताई जाती है। जैसे ये मेरे पास एक कंडक्टर है ए बी, अब अगर ये कंडक्टर ऊपर की साइड जा रहा है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कंडक्टर की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, तो हमने थंब रख लिया। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो हमने ये रख ली। इसके बाद जो मिडिल फिंगर है वो बताती है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट जो है अंदर की साइड। ठीक है, फिर अब ये क्योंकि कॉइल अगर ऊपर आई है तो कॉइल नीचे भी जाएगी, तो अगली हाफ साइकिल में जो ए बी कहाँ जाएगा, नीचे, थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर इस साइड, करंट आया बाहर की साइड। इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल में ये फिंगर अंदर थी अब बाहर है, तो करंट पहले अंदर था अब बाहर की साइड है। तो एक साइकिल में यानी कि एक रोटेशन में आप देखते हैं कि दो डायरेक्शन में करंट आपको मिल जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा एसी जनरेटर। ठीक है, आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए यहां पर ना एक छोटा सा डेरिवेशन या कहूंगा कॉन्सेप्ट एक और होता है जिसमें हम जानेंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई एक रोटेटिंग रॉड है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा हम इसको समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में ये हमारे पास परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है। यहां पर हमारे पास एक रॉड है जो कि इस तरीके से ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है। तो भाई इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ कितना होगा उसको हम समझ लेते हैं। देखो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम चेंज इन फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मुझे देख के बताओ, एन बी ए। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई बात है नहीं, यहां पे सिंपल क्या है, बी इंटू ए। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय रॉड। मतलब जब ये रॉड ऐसे घूम रही है तो उसने कितना एरिया कवर करा। तो देखो अगर हम इसको ऐसा मान ले कि अगर ये ऐसे घूमेगी तो एक सर्कल कवर करेगी, तो एक सर्कल का एरिया ये स्वीप करेगी, सर्कल का एरिया कवर करेगी। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ, फाई इज इक्वल टू बी पाई एल स्क्वायर। एल क्या यहाँ पे सर्कल की रेडियस हो गई। ठीक, अब देखो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है, तो यहां पर देखो पहले फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम या फ्लक्स अपॉन टाइम। ठीक है, तो बी पाई एल स्क्वायर अपॉन टी बन गया। क्लियर है? अब ये टी अपॉन में तो 1/t क्या होता है, न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी, हमने ये बना दिया। अब इसके बाद आप ये समझो कि ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, तो न्यू की वैल्यू आ गई ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहां पर आप ये देख रहे हो कि हमने ईएमएफ की जगह क्या लिख दिया, बी इंटू पाई एल स्क्वायर, न्यू की जगह हम लिख दिया ओमेगा बाय 2 पाई। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला बन गया ईएमएफ का, ई इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अगर मुझे करंट निकालना होगा तो इसी में मैं आर का डिवाइड और कर दूंगा, तो करंट निकालना है तो ई बाय आर कर दिया, ये करंट का फॉर्मूला बन गया। आप चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो छोटा कर दूं इसको, ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए, जरूर से लेकर के आऊंगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बताइए कि ये रिवीजन वीडियो आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।